क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी के हम सेकंड चैप्टर में है मिनरल न्यूट्रिशन। क्लियर? ठीक है। पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था बेटा कि हंगर साइंस क्या होते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, एरोपोनिक्स क्या होता है, सैंड कल्चर क्या होता है, व्हाट आर द क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगा लें कि कोई मिनरल एलिमेंट पौधे के लिए एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब है कि प्लांट उसके बगैर ग्रो नहीं कर सकता है। एसेंशियल का मतलब है कि प्लांट के न्यूट्रिशन में या मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला मिनरल एलिमेंट होना चाहिए। एसेंशियल का मतलब है कि इस मिनरल एलिमेंट को कोई दूसरा मिनरल एलिमेंट रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो मैंने 3 क्राइटेरिया बताए थे आपको एसेंशियलिटी के ऊपर, याद है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ने से पहले काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, आप उसके उत्तर करेंगे। आपको यहां पर स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई पड़ रहा है, और ये इमेज किस टेक्निक को शो करता है, ये क्या शो करता है? आपके नेम ऑफ द प्रोसेस, के जिस प्रोसेस को ये शो कर रहा है उस प्रोसेस का नाम बताइए आपके, यानी किस प्रोसेस या किस टेक्निक को ये इमेज दर्शा रहा है, ये आपको बताना है। और किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक का यूज किया था? ठीक है, फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक का यूज किया था? आपको आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है ना? तो प्रोसेस और टेक्निक जो इमेज में आप दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, और किस साइंटिस्ट ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था? ठीक है, क्लियर? फिर दूसरा ये है व्हाट इज दिस, ठीक है, इस पहचानिए इस प्रोसीजर, यानी इस प्रोसीजर को पहचानिए। आपके इस प्रोसीजर को आप पहचान के बताइए कि ये क्या है, के यानी इस प्रोसीजर को पहचान के आपको बतलाना है कि व्हाट इज दिस, के ये क्या प्रोसेस को ये शो करता है, ये आप मुझे बतलाएंगे। ठीक है, एंड व्हाट आर द एडवांटेज, के और इस प्रोसेस के क्या एडवांटेज होते हैं वो भी आप मुझे बतलाएंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने बात की थी माइक्रो एलिमेंट के बारे में, मैक्रो एलिमेंट के बारे में। आपको एक छोटे से क्वेश्चन का उत्तर और देना है कि मान लीजिए कि एक जब हम पौधों में मिनरल न्यूट्रिएंट्स का पता लगाते हैं, ठीक है, तो उन मिनरल न्यूट्रिएंट का पता लगाने के दौरान हमको मालूम चलता है कुछ मैक्रो एलिमेंट है और कुछ माइक्रो एलिमेंट है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट पौधे को अधिक मात्रा में होती है, मैक्रो एलिमेंट कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पौधे को कम अमाउंट में होती है, उनको हम माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। कि विच आर मोर इंपॉर्टेंट, क्या विच आर मोर इंपॉर्टेंट, कि विच आर मोर इंपॉर्टेंट, कौन से एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्रो एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट? ठीक है, या बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट? बताइएगा आप, ठीक है ना? आपको बतलाना है, आपके पास मैं 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं बेट के, आपको बताना है कि मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या माइक्रो एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्लियर? अगेन द नेम ऑफ द टेक्निक, क्या टेक्निक है यहां दिखाई पड़ रहा है, बताया हुआ है मैंने पिछली क्लास में आपको। ठीक है, चलिए, है ना? तो देखो बेटा, अब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, एकदम नहीं भूलना है, दिमाग में रखना है आपको कि एसेंशियल एलिमेंट में क्या क्राइटेरिया होता है। तो मैंने आपसे कहा कि ए प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द एलिमेंट, no other element can perform the function of the element, and the element is directly involved in the plant nutrition। ये क्राइटेरिया है कि दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, के ये एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है बेटा, कि ये आवश्यकता है कि जिस एलिमेंट को आप एसेंशियल एलिमेंट कहोगे उसमें ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, क्लियर? फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम अमाउंट में होती है। और मैंने एक बात आपको और भी बताया था कि यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट आप अधिक अमाउंट में, यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट आप अधिक अमाउंट में पौधे को देंगे ना, तो एक खतरा होता है पौधे को, वो होता है टॉक्सिसिटी काट के, यानी ये टॉक्सिसिटी को शो कर सकते हैं। जनरली मैक्रो एलिमेंट
टॉक्सिसिटी को शो नहीं करते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं यदि अधिक मात्रा में आप उनको दे देंगे तो वो टॉक्सिसिटी को शो करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट उनका देखने मिलता है प्लांट में, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो जहां पिछली क्लास में हमने जहां बात खत्म की थी कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी मिनरल एलिमेंट प्लांट न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे, हम उनको अलग के कौन से क्या फंक्शन के ग्रुप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे हम, ठीक है। अब एक बात क्लियर कर दूं बेटा, ये चैप्टर ऐसा है कि यदि आप इसको एग्रीकल्चर साइंस में जाकर देखेंगे तो मिनरल न्यूट्रिशन की पूरी एक बुक चलती है, पूरी एक बुक के तकरीबन मैंने देखा है 400 या 500 पेज की बुक होती है एक पूरी के। जब मैं यूपीएससी दे रहा था तो यूपीएससी के समय मेरा एक सब्जेक्ट था बॉटनी, ठीक है, एक तो था मेडिकल साइंस, एक था बॉटनी, ठीक है। अब फिर मैंने चेंज किया, एंथ्रोपोलॉजी किया, फिर मैंने चेंज किया जूलॉजी किया, के जो मेरी ब्लेंडर मिस्टेक थी यूपीएससी के दौरान वो यही थी कि मैंने हर सवाल सब्जेक्ट को चेंज किया। यदि मैं सब्जेक्ट चेंज ना करता तो शायद अभी कहीं पे आईएएस होता, कहीं पे कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी होता, ठीक है। चलो अब वो बात छोड़ते हैं ना, पुराने जख्म में कभी कभी उभर आते सामने के। अभी मैं आपको जो बतला रहा हूं कि जो मैंने देखा कि उस समय बॉटनी में मान लो हमको मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है तो एक पूरी इतनी मोटी बुक पढ़नी है हमको, ठीक है, लेकिन वो तो अभी यहां नहीं पढ़ सकते हम, है ना बेटा। और हम एग्रीकल्चर साइंस भी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा तो नीट का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मैं आपको ये बार बार इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि आप जो भी एमसीक्यू बुक उठाकर देखेंगे उनमें मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में भर भर के लिखा होगा उस किताब के अंदर के, और वो सब एग्जाम में भी नहीं आता आप, क्योंकि देखिए पेपर केवल एक होना है नीट का, और एनसीईआरटी यदि की बुक, ठीक है, तो हमें पहली प्रायोरिटी ये कि एनसीईआरटी में इतना कुछ लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी हमको याद रह जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि अपने एफर्ट को, अपने मेहनत को जो है सही दिशा में लगाई। जहां पर इंफॉर्मेशन ज्यादा है ना तो फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी, और जहां पे कॉन्सेप्ट ज्यादा है वहां पे आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। समझ गए बात को मेरी के? तो हैव फैथ, भरोसा रखिए, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। तो ये चैप्टर हम 100% एनसीईआरटी के बेस पर लेंगे। हर चैप्टर में हमने 100% एनसीईआरटी कवर किए, लेकिन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी काफी कुछ पढ़ा है। इस चैप्टर में हम बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा कम पढ़ेंगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है आपको, है ना। तो मैं बतला दूं क्योंकि क्या होता है फिर आप मेरे को ज्ञान देने लगते हैं, ऐसा करो सर, लेफ्ट करो सर आप सिर पे हाथ रखो और ऐसे गोल गोल घूम जाओ, आप डांस करो सर, के ये सब चीजें मुझे नहीं बताया करो, है ना। पढ़ने पर फोकस करो, ज्ञान नहीं चाहिए, पढ़ने पर फोकस करो आपके, नहीं तो कमांडो को थप्पड़ लगेगा सब कुछ के, है ना। हालांकि कमांडो जैसा नहीं करते, कमांडो तो जो है बोला जाता है फॉलो करते हैं, ये विजिटर्स करते हैं ऐसा सब, ठीक है। चलिए, गुस्सा भी आता है, ऐसा थोड़ी ना, इंसान है यार तो गुस्सा भी आता है कई बार, कि इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। अरे भाई तू पढ़ ना, कैसे कर दो, पढ़ाई करो, एमसीक्यू लगाओ बेटा, है ना, ठीक है। यार देखो क्या होता है जब हम ऐसे घोड़े के समान बांध के सीधा नहीं चलेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और हम बायोमेंटर्स में हम किस पर टिके, हमारा सारा अस्तित्व इस बात पर है कि भाई आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम में, है ना बेटा, क्योंकि आपको अच्छा परफॉर्म करना है और हमको एक रिवॉल्यूशन खड़ा करना है कि हाँ भाई हम पढ़ सकते हैं घर रह के भी, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। चलो आप वापस लौट के आते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि अब एनसीईआरटी क्या कहता आपसे, एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, नंबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि यदि हम जो है और किसके आधार पे बेटा, उनके फंक्शंस के आधार पे। एंड मिनरल एलिमेंट को फंक्शंस क्या, क्वेश्चन देखिए आप, एमसीक्यू सुनिए, एनसीईआरटी से कैसा एमसीक्यू बन सकता है कि मिनरल एलिमेंट्स को उनके फंक्शंस के आधार पर कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2 कैटेगरी, ऑप्शन बी 3 कैटेगरी, ऑप्शन सी 4 कैटेगरी, ऑप्शन डी 5 कैटेगरी, ठीक है। अब देखो 2 3 4 5 दे दिया उसने, तो हमें एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी का होना चाहिए, क्योंकि देखिए अलग अलग बुक में ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिलेगा आपको, के अभी यहां पर हम केवल एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मिनरल एलिमेंट्स को, एसेंशियल एलिमेंट्स को हम जो है उनके डाइवर्स फंक्शन के आधार पर 4 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं। और ये कैटेगरी क्या होती है, पहली कैटेगरी होती है बेटा जिसमें हम बात करते हैं, कैटेगरी नंबर 1 होती है जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस की, के स्ट्रक्चरल रोल के, यानी ऐसे मिनरल एलिमेंट जो प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं। अब देखो बेटा, बगैर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तो कुछ भी नहीं बन सकता है।
अरे पूरा हमारा शरीर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यानी बगैर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। लाइफ इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन के। तो सिंपल सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बतलाया था, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं। पिछली क्लास में इस बारे में हमने बात की थी। ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या कहा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटीन है, वाटर है, और प्रोटीन बगैर नाइट्रोजन के नहीं बन सकता है। तो ये जो एलिमेंट, अब देखो जो एनसीईआरटी में लिखा उसकी बात कर रहे हैं हमने। क्या कहा आपसे कि ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो कि बायो एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के, जो बायोमोलिक्यूल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। अब इसमें बायोमोलिक्यूल में क्या शामिल करोगे? आप शामिल करोगे इसमें किसको? कार्बोहाइड्रेट की बात करो, आप बात करो प्रोटीन की बात करो, आप फैट की बात करो, आप न्यूक्लिक एसिड की बात करो। इन सबको बनाने में ये एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है बेटा, है कि नहीं है? बताओ। ठीक है, क्लियर? अब दूसरी कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी होती है बेटा, वो होती है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका संबंध ऊर्जा उपापचय में होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है फास्फोरस जो एटीपी का हिस्सा होता है, और मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है। क्योंकि यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फूड नहीं बन सकता है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो क्लोरोफिल के बगैर सोलर एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम क्या? मैग्नीशियम है के। ठीक, तो क्या मतलब लिखा है? यहाँ पे लिखा है ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के में के भाग होते हैं, उनके कंपोनेंट होते हैं। दूसरी कैटेगरी उनकी है। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा। ठीक है ना? क्लियर? तो समझ, अब देखो हमारे लिस्ट में जो है हम समझ चुके हैं कि नंबर 1 के हम समझ चुके हैं कि पहली कैटेगरी हो चुकी है किसकी बेटा? कैटेगरी नंबर 1 हो चुकी है स्ट्रक्चरल एलिमेंट की, कि जो स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कैटेगरी नंबर 2 हो चुकी है एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा की बात की हमने। ठीक है, अब कैटेगरी नंबर 3 के कहते हैं एंजाइम एक्टिवेटर। जो एंजाइम एक्टिवेटर है वो कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, और कैटेगरी नंबर 4 में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने वाले एलिमेंट्स के। सब इंपॉर्टेंट है, सारे फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब स्ट्रक्चरल की बात की हमने, तो हमने क्या देखा बेटा? हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे और यही याद कर लेंगे, लेक्चर के दौरान ही याद कर लेंगे, लेक्चर के बाद रिवाइज करेंगे हम के। ये काम नहीं है कि हम बाद में ये सोचते बैठे कि अभी तो पढ़ा है, लेक्चर बाद में रटूंगा। अरे रटूंगा फटूंगा कुछ नहीं, यही याद कर लो बेटा, है ना? फिर कई बच्चों का दिमाग में बैठा कि खूब सारे न्यूमोनिक बना लो के। ठीक है, कल्लू चाचा बाजार गए थे, पिंकी छत पे कूद रही थी, ऐसे न्यूमोनिक बना लो। सुनने देखने में बड़ा अच्छा लगता है वो। 2-4 न्यूमोनिक हो तो आप याद कर लोगे, आप इसको के जैसे विबजोर याद कर लिया आपने स्पेक्ट्रम के लिए, रेनबो के लिए। लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे काम आता है केवल कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी। क्या आप कितना ही न्यूमोनिक याद कर लो, आप तो एक आध क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज उसके अलावा जो है वो न्यूमोनिक जो है वो अपने आप में उसको रटना पड़ता है न्यूमोनिक को। किस लिए भैया? मेरा तो ज्यादा यकीन नहीं है इस चीज पर, क्या हो सकता है मैं गलत भी हूं। ठीक है, मेरा यकीन इस बात पे कि प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट वो एलिमेंट है, वो एसेंशियल एलिमेंट है जो स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रेमवर्क एलिमेंट है, और नाइट्रोजन प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है, क्योंकि प्रोटीन का हिस्सा होता है। ठीक है, फिर दूसरा आ गया किसमें? एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाले। तो मैंने क्या कहा? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है, फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल। दूसरा फास्फोरस एटीपी का कंपोनेंट है, क्योंकि उसके बगैर तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म आगे प्रोसीड ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये भी मालूम चल गया हमें। अब नंबर 3 आते हैं, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। अब देखो कुछ के नाम तो हम जानते हैं, जैसे हमने आपसे कहा मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है ग्लाइकोलिसिस में एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। वो एंजाइम का मेन रिएक्शन उसका मैग्नीशियम आयन उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फिर बात करें हम नाइट्रस रिडक्टेज।
नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो एंजाइम लगता है उसमें मॉलिब्डेनम जो है वो काम करता है। तो कई सारे एंजाइम, और आपको बता दूं मैं, हमारी सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं उनका सबसे कॉमन एक्टिवेटर होता है पोटेशियम आयन। इट इज द मोस्ट वन ऑफ द वेरी कॉमन एक्टिवेटर इनसाइड द सेल। ठीक है, क्या लिखा है? एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन इज द एक्टिवेटर ऑफ बोथ रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। देखो मैग्नीशियम आयन के, अब ये जो एंजाइम है ना बेटा, इसका नाम दे रखा है इसमें इन्होंने के, जो इन्होंने मिनरल एलिमेंट का नाम दे रखा है और एंजाइम का नाम दे रखा है, तो याद रखना के। तो अब आपको बता दूं मैं कि मैग्नीशियम आयन कई सारे एंजाइमों का कई सारे एंजाइम है उनका एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम आयन के। हेक्सोकाइनेज भी शामिल है इसके अंदर के। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पे एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा उसने रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज के। तो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज जो होता है, रुबिस्को जो एंजाइम होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क रिएक्शन जो होती है उसका मेन एंजाइम होता है। CO2 को फिक्स करने में रोल प्ले करता है। फिर फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, दोनों क्रिटिकल है, दोनों देखिए क्या लिखा है, बोथ आर दी क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्शन। देखिए आप, ठीक है ना, दोनों फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्शन के क्रिटिकल एंजाइम होते हैं। फिर जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ द अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज के। जिंक जो होता है वो अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज का एक्टिवेटर होता है, और मॉलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजनेज का एक्टिवेटर होता है। याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। नाइट्रोजनेज का मेन एक्टिवेटर होता है, मॉलिब्डेनम होता है, ठीक है। शायद मैंने पहले नाइट्रेट रिडक्टेज बोला था, तो नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए भी ये काम करता है, बट इट इज मोर प्रोमिनेंटली एक्टिवेटर ऑफ द नाइट्रोजनेज, ठीक है ना, सही लिखा है एनसीईआरटी में। अब इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है आपको इन तीनों एंजाइमों के नाम, इन तीनों मिनरल एलिमेंट के नाम एक कॉलम में लिखने हैं और दूसरे कॉलम में आपको एंजाइम लिखने हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक कॉलम में लिखिए आप इसमें मैग्नीशियम आयन, दूसरे कॉलम में लिखिए एंजाइम रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। नेम ऑफ द प्रोसेस क्या हो गया बेटा, फोटोसिंथेसिस, उसमें रोल प्ले करता है। दूसरा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैं आपसे बेटा ऐसे बोल रहा हूं कि ऐसे कॉलम बना लो, के ताकि याद रखने में आसानी हो, के मैग्नीशियम आयन, दूसरा कॉलम क्या हो गया, ये दूसरे कॉलम, पहला कॉलम मिनरल आयन का है, दूसरा कॉलम हो गया इसमें एंजाइम एक्टिवेटेड, किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तो आप नेम ऑफ द एंजाइम, आप दूसरे कॉलम में आप नेम ऑफ द एंजाइम लिख लीजिए, ठीक है ना, जो देखें नेम ऑफ एंजाइम लिख लीजिए, ठीक है। और तीसरे कॉलम में लिखिए प्रोसेस का नाम लिखिए, ठीक है ना। मतलब पहले कॉलम में क्या लिखा आपने, पहले कॉलम में आपने, आपको मैं इसको ठीक करता हूं, पहले कॉलम में लिखा हमने मिनरल के, कि मिनरल एलिमेंट कौन सा है, मिनरल एसेंशियल मिनरल एलिमेंट कौन सा के। तो पहले कॉलम में क्या आ गया, मैग्नीशियम आयन आ गया। दूसरे कॉलम में क्या आ गया, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आ गया, ठीक है। प्रोसेस का नाम क्या आ गया, फोटोसिंथेसिस आ गया। अब दूसरे एलिमेंट को लिखते हैं हम, जिंक लिखते हैं, मिनरल में लिखते हैं हम जिंक लिखते हैं। नोट करो यार, क्या सुन रहे हो, नोट करो उठ के, जिंक लिखिए मिनरल में। जिंक के बाद दूसरे कॉलम में नेम ऑफ एंजाइम में क्या लिखेंगे आप, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, क्या लिखेंगे, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज लिखेंगे। नेम ऑफ प्रोसेस इज फर्मेंटेशन, नेम ऑफ प्रोसेस इज फर्मेंटेशन, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट लिखते हैं यहां पे हम मॉलिब्डेनम MO। नेम ऑफ एंजाइम में लिखेंगे, जिसको एक्टिवेट करता है, नेम ऑफ एंजाइम में लिखेंगे नाइट्रोजनेज। प्रोसेस में लिखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन मेटाबॉलिज्म के, नाइट्रोजन फिक्सेशन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन स्थिरीकरण उपापचय, ठीक है। तो ये क्या किया हमने ये तीन एंजाइम को लिस्ट कर लिया, हमने मिनरल एलिमेंट को, उनके एंजाइम को और प्रोसेस को लिस्ट कर लिया हमने, और 99.9% क्वेश्चन इसी पर आएगा बेटा एग्जाम में, है ना, याद रखना इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं हमके चौथा, सम एसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। कुछ एसेंशियल एलिमेंट सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करते हैं बेटा, जैसे कि पोटेशियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। याद है ना आपको, पोटेशियम मैलेट बनता है, सब्सिडरी सेल पोटेशियम हाउस का, पोटेशियम आयन का स्टोर हाउस होती है। तो पोटेशियम जो होता है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज करने में बड़ा रोल प्ले करता है, याद रखेंगे हम। तो चारों कैटेगरी हमें पता चल गया है। स्ट्रक्चरल एसेंशियल एलिमेंट, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व एसेंशियल एलिमेंट, एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर के रूप में एंजाइम एलिमेंट, और तीसरा चौथा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात की हमने बिल्कुल एज पर एनसीईआरटी जैसा लिखा था हमने, एक और मैं क्लियर कर दूं बेटा, जितने एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, 99.99% कितना
कितना कितना 99.99% वहीं से आएगा। इसलिए प्लीज लेफ्ट और राइट जाने के पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। फिर मैं आपको जो है बेटा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट दूंगा ना, मैं थोड़ा आपको, आपका मन करेगा मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा स्टॉक को प्रोवाइड कर दूंगा, उसको एक बार पढ़ लेना ताकि वो 0.1% पॉसिबिलिटी को भी हम कवर कर लें, है ना बेटा। ठीक है, चलिए रोल ऑफ मिनरल अब समझ गया। अब हम थोड़ा सा जो है वो एमसीक्यू से को अलग तरीके से क्रिएट करते हैं कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ द, जो यहाँ पे लिखा ना कैटेगरी, जो हमने कैटेगराइज किया कि फंक्शन के आधार पर मिनरल एलिमेंट कितने तरह के होते हैं। अब उसको जब एमसीक्यू में कन्वर्ट करेंगे तो पूछेगा व्यक्ति आपसे कि व्हाट आर द रोल ऑफ द मिनरल्स, तो याद रखिएगा कि ये कंपोनेंट होते हैं प्लांट बॉडी और प्रोटोप्लास्ट के कंपोनेंट होते हैं मिनरल एलिमेंट। ये कैटालिटिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि ये एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सेल के अंदर के पीएच के को भी प्रभावित करते हैं के, एंड दे अफेक्ट द पीएच ऑफ द सेल, के ये सेल के अंदर पीएच में परिवर्तन करते हैं या उसके परिवर्तन को रोकते भी हैं, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या लिखना चाहिए, दे इन्फ्लुएंस, यहां पे दे इन्फ्लुएंस द पीएच ऑफ द सेल, ये सेल के पीएच पर भी असर डालते हैं के, और ये बेसिकली मेम्ब्रेन के आर पार इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी, मेम्ब्रेन के आर पार जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल उसको मेंटेन करने में भी रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है, क्लियर। सोर्स क्या होता है इनका, तो मैंने कहा वाटर, सॉइल, एयर के, भाई वाटर जो है उससे क्या मिल रहा है हमको, हाइड्रोजन मिल रहा होता है उससे हमको के, ठीक। एयर से, सॉइल से हमें बाकी मिनरल एलिमेंट मिल रहे होते हैं कि एयर से हमको जो है वो कार्बन मिल रहा होता है, ऑक्सीजन मिल रहा होता है, ठीक है। तो मिनरल एलिमेंट जो है वो हमको बेसिकली सॉइल से मिलते हैं, और नॉन मिनरल एलिमेंट कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सबको किससे मिलता है, ये हमको एयर से मिल सकता है, याद रखिएगा। तो ऐसे मिनरल एलिमेंट जो नॉन मिनरल कैटेगरी में आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एयर से हमको मिल जाते हैं, ठीक है। परंतु नाइट्रोजन जो एयर में होता है वो पौधों के ज्यादा काम का नहीं होता है, वो सॉइल से ही नाइट्रेट और अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे स्क्रीन पर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लीव्स को आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पत्तियां पीली सी पड़ गई हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डिफिशिएंसी के सिम्टम हमको पौधे में देखने मिलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं पहली इमेज में हम देख रहे हैं कि ग्रेप, छोटे साइज के अंगूर के बराबर साइज के टोमेटो होते हैं, ग्रैप टोमेटो बोलते हैं। दे सफर फ्रॉम ब्लॉसम एंड रॉट कॉस्ट बाय कैल्शियम डिफिशिएंसी के। तो पहले हम देखो, अब न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की बात करें तो पहले वाली इमेज ए में आप देख रहे हो कैल्शियम डिफिशिएंसी के सिम्टम दिखाई पड़ रहा है आपको, के इमेज बी में आपको जो है वो मैग्नीशियम डिफिशिएंसी के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं। इमेज सी में आपको जो है वो बेसिकली आयरन की कमी के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं। इमेज डी में आपको जो है पोटेशियम डिफिशिएंसी के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं। और हमको ये तो पता है कि नाइट्रोजन की कमी होगी तो ओल्डर लीफ, पुरानी लीफ में क्या होता है, पहले क्लोरोसिस आपको देखने मिलेगा। तो पिछली क्लास में हमने कहा था कि जब मिनरल एलिमेंट की कमी आती है तो उसके कारण कुछ सिम्टम्स हमको देखने मिलते हैं जिनको हम हंगर साइंस कहते हैं, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, हम पढ़ने का तरीका एनसीईआरटी का अपनाते हैं कि पहले हम मिनरल एलिमेंट्स के रोल को समझते हैं कि कौन सा मिनरल एलिमेंट क्या भूमिका निभाता है, उसके बाद उसके डिफिशिएंसी सिम्टम पर हम बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बात करते हैं, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शन, ठीक है। They participate in various metabolic process in the plant cell such as permeability of the cell membrane, मैंने कहा ना ये सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को कंट्रोल करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। आयरन होता है, कॉपर होता है, दे आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द साइटोक्रोम जो होता है ना बेटा, साइटोक्रोम क्या होता है, आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। सुनते जाइए एक एक बात जो बोल रहा है एग्जाम में आता है। साइटोक्रोम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और ये साइटोक्रोम आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कहां पढ़ाया मैंने आपको, बायोमोलिक्यूल से मैंने एंजाइम के अंदर साइटोक्रोम के बारे में बताया हुआ है आपको, के तो साइटोक्रोम में आयरन होता है। सबसे आखिरी साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है उसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं, जिसमें आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, ठीक है। और सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम के। तो उस ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है कॉपर। कौन करता है, कॉपर आयन, क्यूप्रस आयन करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का भाग होते हैं के। बफरिंग एक्शन पीएच में परिवर्तन को रोकते हैं के। एंजाइमेटिक एक्टिविटी रोल प्ले करते हैं के, और ये मैक्रोमोलिक्यूल के और कोएंजाइम के मेजर कंपोनेंट के रूप में होते हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके
जितने भी हमारे पास एशियन एलिमेंट उनको काउंट करते हैं कि आप बोलोगे सर व्हाई यू स्टार्ट विथ नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन से क्यों शुरू कर रहे हो, व्हाई यू आर नॉट डिस्कसिंग विद द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो बेटा, इन तीनों के बगैर तो लाइफ पॉसिबल नहीं, ये फ्रेमवर्क एलिमेंट है, इनकी कमी नहीं होने का मतलब है लाइफ खत्म। ठीक है, यदि प्रकृति में कार्बन खत्म हो जाए तो जीवन खत्म, हाइड्रोजन खत्म हो जाए जीवन खत्म, ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो जीवन खत्म। मतलब यह है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो फ्रेमवर्क एलिमेंट है, इनकी कमी तो आप देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि इनकी कमी का मतलब है लाइफ खत्म। लाइफ खत्म है तो आप उसका डिफिशिएंसी सिम्टम कैसे देखोगे भाई? डिफिशिएंसी सिम्टम देखने का मतलब क्या है कि कोई चीज कम है और उसके लक्षण क्या दिखाई पड़ रहे हैं जीवित जीव में, वो डिफिशिएंसी सिम्टम को देखना होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम कभी भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में कि भाई इनका क्या रोल है, अरे वो तो जीवन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम बोले हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी से अरे मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, मर जाएगा। हाइड्रोजन तो कार्बन को बगैर हाइड्रोजन के और बगैर कार्बन के तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पॉसिबल नहीं होगा तो जीवन ही नहीं बनेगा, वो तो लाइफ ही नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? अब और बोल के ऑक्सीजन का सर क्या भाई? ऑक्सीजन तो जो है कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, फैट का हिस्सा है, प्रोटीन का हिस्सा है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. मीथेन अकेले से थोड़ा लाइफ बनी हुई है, लाइफ बनाने के लिए आपको जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन चाहिए पड़ेगा आपको। तो इन तीनों को तो फ्रेमवर्क एलिमेंट है, इनके बगैर तो जीवन ही संभव नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है, इसलिए शुरुआत करते हैं हम नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन यदि कम होगा तो पौधे में लाइफ तो दिक्कत होगी, लेकिन यह कि पौधा ऐसा नहीं कि लाइफ ही नहीं बनेगी। लाइफ बनाने के लिए आपको ये तीन एलिमेंट काफी होते हैं कि चलिए नाइट्रोजन की बात करते हैं आप आपके। मैं समझ गया आपके दिमाग में आया सर प्रोटीन, तो लेकिन बेटा हम तो क्या बोलते हैं, हम तो ये बोलते हैं ना कि लाइफ हमने पढ़ा हुआ अभी हाल ही में इवोल्यूशन, तो हमको पता अच्छे से कि कैसे लाइफ में जो है वो शुरुआत कहाँ से मानते हैं हमके। तो प्रोटीन इज, नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका होता है। लेकिन नाइट्रोजन की इतनी मात्रा सफिशिएंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इतनी मात्रा प्रेजेंट है कि उसकी डिफिशियंसी हमको जो है सॉइल में देखने मिलती है, एटमॉस्फेयर में देखने नहीं मिलती है। एटमॉस्फेयर में जो है सबसे अधिक कोई गैस यदि है तो वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है ना? ठीक है, this is essential nutrient element required by plant in the greatest amount। अब देखिए इतना सारा वायुमंडल के अंदर इतना सारा नाइट्रोजन है, लेकिन वो पौधे के काम का इसलिए नहीं है क्योंकि कारण इसके पीछे ये है कि वो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जो नाइट्रोजन गैस है कि वो पौधा डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर पाता है। उसको यूज करने के लिए नाइट्रेट के फॉर्म में चाहिए, नाइट्राइट के फॉर्म में चाहिए, या अमोनियम आयन के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, और मेनली मिट्टी चाहिए। इट इज एब्जॉर्ब मेनली एज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन, कभी और कुछ मात्रा में नाइट्राइट और अमोनियम आयन के रूप में चाहिए होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, किस फॉर्म में पौधे, किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? तो आंसर इसका है मोस्ट कॉमनली नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, और ना हो नाइट्रेट के कुछ मात्रा में नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, particularly the meristematic tissues and are metabolically active cell, क्योंकि it is essential component of protein के प्रोटीन बगैर नाइट्रोजन के नहीं बन सकता है। और जब मिट्टी में, सोचिए आप बात को, जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, जब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है और लंबे समय तक कमी बनी रहती है, तो पता है प्लांट क्या करते हैं? पौधे इंसेक्ट पकड़कर खाने लगते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में उगते हैं। कीट भक्षी पौधे जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उनको गलाकर, उनको डाइजेस्ट करके उनसे प्रोटीन ले लेते हैं, उनसे नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। ड्रोसेरा हुआ, नेपथेंथस हुआ, संडी हुआ। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे सर
मान लो मैं जंगल से घूमता हुआ जा रहा हूं और कोई चार पौधे आए, उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, आजा तू नाइट्रोजन है भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कंपैरेटिव परसेंटेज में नाइट्रोजन कम है, क्योंकि जो इंसेक्ट होता है उसमें एक्सोस्केलेटल होता है, इंसेक्ट की बॉडी में मोर नाइट्रोजन का अमाउंट होता है, क्योंकि वो उसका जो एक्सोस्केलेटल होता है वो नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड काइटिन से बना होता है। तो इंसेक्ट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। और आपको पकड़ना आसान है क्या, आप पौधा उखाड़ के फेंक दोगे वहां से, अरे कहां पेड़ पकड़ रहा है मेरे, ठीक है। पर इंसेक्ट तो बेचारा फंस जाता है। वो कैसे फंसता है आगे बात करेंगे इस बारे में हम, जब हम इंसेक्टिवस प्लांट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अरे इस सब चीजों में मजा लेना चाहिए पढ़ने का, कि जानने के लिए पढ़ रहे हैं हम। आप सोच रहे हो रट लूं रट लूं रट लूं रट लूं उसके बाद कुछ करूंगा, नहीं। अरे समझ लीजिए, मजा लीजिए पढ़ने का। जब पढ़ने का मजा लेंगे ना, चीजें आसान लगेंगी बेटा, है ना, ठीक है यार। आप देखो, आप क्या हैं अभी, आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं आप, है ना, कमांडो हैं आप मेरे। लक्ष्य क्या है, पढ़कर एग्जाम निकालना, अच्छा डॉक्टर बनना, यही लक्ष्य है ना हमारा। तो पढ़ने से बचने से तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं बेटा, डिप्रेस होने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन किससे मिलेगा, मजा लेके पढ़िए, जिस काम को कीजिए मजा लेके कीजिए उस काम को, तो अच्छा भी लगेगा और सीखने ज्यादा मिलेगा। ब्रेन रिटर्न, आप खुश रह के पढ़ेंगे तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन को रिटर्न करे, अच्छा ये तो काम की सूचना है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कांस्टेंट ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड द हार्मोन के। ये तो बड़ा एसेंशियल है बेटा, के बगैर नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन होता है, विटामिन नहीं बन सकते हैं, हार्मोन्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो पौधा मेनली नाइट्रेट को अमोनियम आयन, नाइट्रेट और नाइट्रेट के रूप में मिलता है, और सबसे प्रेफर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है नाइट्रेट इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक। आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन क्या हुआ यहाँ पे, एक प्लांट हेल्दी प्लांट जिसको पर्याप्त नाइट्रोजन मिल रही है, आप देखिए एकदम हरी हरी पत्तियां उसकी ग्रीन लीफ के, तो उससे इसको कम मिल रही है नाइट्रोजन, उसकी लीफ जो है वो येलोइश टाइप की लीफ उसकी हो गई है, ठीक है, ठीक। फिर आते हैं फास्फोरस पे आते हैं। फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल in the form of phosphate ion and biphosphate ion, IMP, ठीक है। याद रखिएगा, मिनरल एलिमेंट्स जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, वो आयनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो वही एक्टिवेटेड फॉर्म होता है, उसी को प्लांट यूज करता है। तो देखिए फॉस्फेट बाइफॉस्फेट के रूप में जो फॉस्फेट आयन हुआ, बाइफॉस्फेट आयन हुआ, उसके रूप में फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं हम, ठीक है। फास्फोरस अब इज कांस्टेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का कांस्टेंट कैसे बेटा, फास्फोरस फास्फोलिपिड, मेम्ब्रेन में क्या होता है, फास्फोलिपिड, है ना बेटा। फिर सर्टेन प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन बोलते हैं उनको हम, के ऑल न्यूक्लिक एसिड, सभी न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फास्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड बन गया। फास्फेट को जोड़ दिया आपने तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, है ना बेटा। और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनने पर न्यूक्लिक एसिड बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, फिर न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है के। और जितनी भी एनर्जी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एनर्जी मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कंपोनेंट होता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का कंपोनेंट होता है, ठीक है। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड देखने मिलते हैं इसमें, जो एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे पोटेशियम की। देखो बेटा, मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं आपको कि मैं थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी भी जाऊंगा जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर, है ना, ठीक है। तैयार रहेगा उसके लिए, कोई इफ और कोई बट नहीं चाहिए मेरे को, वी आर ऑन ए मिशन, और मुझे उस मिशन में सफलता चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए आपको कभी मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो आर्मी में हैं, वो बताते हैं वो कभी कि आर्मी जब आर्मी हुआ या अपना नेवी हुआ, जब वो काम जो कोई भी एक्शन करते हैं ना उठ के, दे हैव ए प्लान कैसे करना है उनको, के और वहां पे बैक ऑफ नहीं होता कुछ भी, कि प्लान में डैमेज कंट्रोल होगा तो कैसे करेंगे, वो सब चीजें होती है। लेकिन ये है कि वो सब चीजें जो है उसमें जो भी टीम लीडर होता है वो बाकायदा प्लान बताता है, कमांडर प्लान को बताता है, बोलता है इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है हमको, और ऐसे ही करना है इस प्लान को, ऐसे ही प्लान को में हमको आगे बढ़ना है, ठीक। और कमांडोज जो होते हैं उनके पास में जो है वो एक ही विकल्प होता है, जीत कराना है, ठीक है। पीछे लौटने का और हारने का विकल्प होता ही नहीं उनके पास में, ठीक है। तभी तो इतनी वैल्यू होती है उनकी यहां।
मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हम सबके अंदर एक योद्धा छुपा हुआ है, हम सबके अंदर एक जो है वो विजेता छुपा हुआ है। हमने उसकी परतों को बहुत देर से झाड़ा नहीं है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम डिप्रेशन, असफलता, दूसरे ने कुछ कह दिया है, मन का डर, उसकी चादरें उड़ा दी हमने उसको, इतना सारा ढक दिया उसके ऊपर हमने कि वो विजेता दिखना बंद हो गया है। हटा दीजिए उन पर्दों को, निकालिए अपने विनर को बाहर बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं पोटेशियम के ऊपर। पोटेशियम आयन को हम के रूप में इसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इन प्लांट दिस इज रिक्वायर्ड मोर एबंडेंट क्वांटिटीज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स एंड लीव्स एंड द रूट टिप, ठीक है। पौधों में यहाँ पर इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पोटेशियम हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द एनायन कैटायन बैलेंस इनसाइड द सेल, कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बड़े पैमाने पर अफेक्ट करता है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि कारण ये बेटा ये है कि कई सारे एंजाइमों का ये एक्टिवेटर होता है, कई सारे एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा हुआ है हमने, पोटेशियम मैलेट से ऑस्मोटिक प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है, गार्ड सेल टर्जिड होगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल के। तो इन सब में पोटेशियम आयन की भूमिका होती है। तो एक एक रोल को जो है दिमाग में रखिएगा आपके। एंड पोटेशियम आयन किस में हेल्प करता है, सेल के अंदर एनाइन कैटाइन बैलेंस को बनाए रखता है बेटा एट के, और प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है एट के। फिर इसके अलावा स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंजाइम का एक्टिवेटर होता है, और तकरीबन मोर देन 40 से अधिक एंजाइमों का एक्टिवेटर होता है। फिर इसके अलावा सेल्स की टर्जिडिटी को ये मेंटेन रखता है, ठीक है। फिर आते हैं कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट के प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशियल टिश्यू, के याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो बगैर कैल्शियम आयन के ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लगातार सेल्स को डिवाइड करना होता है, और लगातार सेल्स को डिवाइड करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बनाना पड़ेगा, और उस न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को अरेंज करने में कैल्शियम आयन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और यदि कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी होगी ना, तो डेथ ऑफ मेरिस्टेम की डेथ आपको सिम्टम के रूप में देखने मिलेगा, ठीक है। During cell division, it is used in the synthesis of the cell wall, particularly the calcium pacted in the middle lamella. बिल्कुल सही बात है. It is also needed during the formation of the mitotic spindle. Very IMP के, यानी जब mitotic spindle ही नहीं बनेगा तो सेल डिवाइड ही नहीं करेगी बेटा के. तो death of meristem is the prominent feature of the calcium deficiency के. It is accumulated in the outer leaf. It is involved in the normal functioning of the cell membrane के, ये पुरानी पत्तियों में इकट्ठा होता है ये, और ये सेल की मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में भी रोल प्ले करता है के. इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. कैल्शियम आयन जो होता है वो कई एंजाइमों का एक्टिवेटर भी होता है, ठीक है. अब आते हैं मैग्नीशियम पर. हम मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करते हैं, मैग्नीशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं कि इट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन. याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम होते हैं या ग्लाइकोलिसिस के दौरान, जो ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम काम करते हैं के, और क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम काम करते हैं, यानी पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कई जगह पर जो है मैग्नीशियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल के, ठीक है. इसमें से ईटीएस में इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब्स साइकिल में के. फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं. तो ये इसके अलावा डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में भी मैग्नीशियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल के. तो मतलब ये है बेटा कि पौधे मैग्नीशियम आयन को जो है वो Mg++ के रूप में जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और मैग्नीशियम आयन जो होता है वो डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है. मैग्नीशियम आयन रेस्पिरेटरी एंजाइमों का एक्टिवेटर होता है. मैग्नीशियम आयन जो है फोटोसिंथेटिक में इन्वॉल्व मेन एंजाइम रुबिस्को हुआ, फास्फोनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हुआ, उसका वो एक्टिवेटर होता है, ठीक है. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है. ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है. इट इज द सेंट्रल एटम, इट इज द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल के. ये क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है. इसके अलावा राइबोसोम को बनाए रखने में, यानी राइबोसोम की छोटी इकाई और बड़ी इकाई, छोटी सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के मिलने पर कंप्लीट राइबोसोम बनता है. तो राइबोसोम की असेंबली के लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है. ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं साइटोलॉजी में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है. फिर बात करते हैं सल्फर की. प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन के. ये जो फॉर्म है ना, याद रखना आपको, ठीक है.
सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथुनिन, वेरी वेरी आईएमपी। इन दोनों को सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कहते हैं और इनके बारे में हमने बायोमोलिक्यूल्स में बात किया हुआ है। तो मैंने कहा सिस्टीन और मिथुनिन जो होते हैं दे आर द सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। इसके अलावा सल्फर जो है कई सारे कोएंजाइम का एक्टिवेटर का कांस्टेंट भी होता है। फिर जैसे विटामिन हुआ, थियामिन हुआ, बायोटिन हुआ, कोएंजाइम ए हुआ, फेरिडॉक्सिन हुआ, ये बगैर सल्फर के नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना। जो रोल है ना वो दिमाग में रखना है आपको, किसका कहां पे क्या काम है करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं आयरन पे। प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन। ठीक है। बट इनसाइड सेल, परंतु सेल के अंदर, सेल के इनसाइड सेल जिस फॉर्म में ये एक्टिव होता है फेरस आयन के, मतलब ये है कि पौधे फेरिक आयन के रूप में आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब सेल के अंदर इसको काम करना होता है ना तो ये फेरस आयन में कन्वर्ट होता है। तो फेरस इज मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म। ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपेयर टू द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो मैंने कहा ना आपसे, ये दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट की तुलना में इसकी रिक्वायरमेंट अधिक अमाउंट में होती है। ठीक है। It is an important constant of protein involved in the transfer of electron like ferredoxin and cytochrome. Very very IMP। मैंने कहा था ना बेटा, साइटोक्रोम क्या होते हैं? आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है। आयरन से संयुग्मित प्रोटीन होते हैं। ऐसी फेरिडॉक्सिन में आयरन होता है बेटा। और ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जो रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बगैर आयरन के तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें साइटोक्रोम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन लेगा, जब फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन को लेगा फेरस आयन में कन्वर्ट होगा, फिर आगे इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद फेरिक बन जाएगा, दूसरा वाला फेरस बन जाएगा। ठीक है। इट एक्टिवेट द कैटालाइज एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। आप ध्यान से बात सुनिएगा कि ये कैटालाइज एंजाइम के, कैटालाइज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इनसाइड दिस सेल के, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। तो ये कैटालाइज एंजाइम का एक्टिवेटर होता है। इसके अलावा के क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा के, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल आयरन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। आयरन एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ठीक है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट के निर्माण के लिए आयरन एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है। मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम आयन भी चाहिए आपको, और आपको आयरन भी चाहिए। आयरन क्लोरोफिल को का भाग नहीं होगा क्योंकि वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, पर मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भाग होगा क्योंकि वो उसका सेंट्रल एटम होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज को हम मैग्नीजियस आयन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के एंजाइम हुए, रेस्पिरेशन के एंजाइम हुए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम हुए, उसका ये एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। ठीक है। याद रखिएगा, इट इज द एक्टिवेटर ऑफ द। अब एक बात और के, फोटोसिंथेसिस में क्या काम करता है, तो मैग्नीज के बारे में कहानी सुन लीजिए ध्यान से कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और उससे हाइड्रोजन निकालते हैं। उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं CO2 को रिड्यूस करने के लिए, तभी तो CO2 से C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। तो जो ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन होती है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से निकलती है। फिर जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो भी वाटर मॉलिक्यूल टूटने से निकलती है। तो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लिया गया CO2 को रिड्यूस करने के लिए, ऑक्सीजन को बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया गया, और जो इलेक्ट्रॉन निकले उन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया ATP बनाने के लिए। ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट है जो वाटर की स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व है, वो है Mn एंड Cl। मैग्नीज और क्लोरीन ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। इट इज बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ द मैग्नीज इन द स्प्लिट, हाँ लिखा तो है इसमें के स्प्लिट वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्या मैं अगली लाइन पढ़ा ही नहीं, एनसेट में भी लिखा है सब चीजें, साफ साफ लिखा है के, मतलब मैग्नीज जो है वो वाटर के टूटने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और हाइड्रोजन को रिलीज करता है। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। याद रखिए, वाटर का डिसोसिएशन अलग चीज है, वो है H और OH के रूप में अलग अलग होना। ठीक है। लेकिन वाटर का स्प्लिटिंग होगा ना तो HOH से पूरा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं जिंक में। जिंक को हम जिंक आयन के रूप में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होते हैं स्पेशली उनका ये एक्टिवेटर होता है। ठीक है। कई एंजाइम को एक्टिवेट करता है पर कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर होता है। याद रखिए, जिंक जो होता है वो
डीएनए सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए पॉलीमरेज को भी ये एक्टिवेट करता है। तो जिंक जो होता है इट एक्टिवेट द डीएनए पॉलीमरेज आल्सो, और ये डीएनए सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलेज का भी भाग होता है, और इट इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सिन, और उसको बनाने में जो है वो जिंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बगैर जिंक के ऑक्सिन फाइटो हार्मोन नहीं बन सकता है। क्लियर? फिर आते हैं कॉपर पे। क्यूप्रिक आयन के रूप में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में इसका मेन इफेक्ट जो है हमको क्यूप्रस आयन के रूप में दिखाई पड़ता है। तो क्यूप्रिक आयन इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म एंड बट मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म इज द क्यूप्रस आयन के, और ये पौधे की मेटाबॉलिज्म में कई जगह पे इन्वॉल्व होता है। याद रखिए रिडॉक्स रिएक्शन, कई सारी जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कॉपर इन्वॉल्व होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉपर की होती है कि जो आखिरी साइटोक्रोम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आखिरी साइटोक्रोम होता है, वो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के उसमें आपको फेरस और क्यूप्रिक आयन दोनों आपको जो है वो देखने मिलेंगे। आपके फेरस फेरिक आयन और क्यूप्रस आयन दोनों देखने मिलेंगे, और कॉपर जो होता है इट इज द लास्ट मिनरल एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आयरन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं देता है, कॉपर आयरन को ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आते हैं बोरॉन पे। इसको बोरेट आयन के रूप में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और याद रखिएगा बेटा ये बोरॉन जो है वो कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। एंड बोरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। बोरॉन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट और कैल्शियम है मैक्रोन्यूट्रिएंट। कैल्शियम जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पर बोरॉन की थोड़ी सी मात्रा भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, उसके इस्तेमाल को प्रभावित करती है। तो बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम आयन। मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है ये। पॉलन जर्मिनेशन क्वेश्चन है एग्जाम का, बाउंसर एमसीक्यू होता है बेटा ये, क्या याद रखिएगा कि कौन सा मिनरल एलिमेंट ऐसा है जो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में रोल प्ले करेगा? आंसर उसका है बोरॉन। ठीक है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, मतलब ये है कि फ्लोएम के सीब ट्यूब में फूड के ट्रांसलोकेशन को अफेक्ट करने वाला मिनरल एलिमेंट क्या है? आंसर है बोरॉन, बताया था मैंने पहले भी। ठीक है, ठीक। तो जो एक्सक्लूसिव फंक्शन है ना बेटा बड़े काम के हैं, वो याद रखना है कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मिनरल एलिमेंट है वो क्या, वो है बोरॉन। के जो कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन, शुगर के ट्रांसलोकेशन का में रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है? बोरॉन। ठीक है, फिर आते हैं मॉलिब्डेनम। ये इसे मॉलिब्डेट आयन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ये कई एंजाइमों का कंपोनेंट होता है, स्पेशली नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। दोनों जो है वो दोनों को में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो याद रखिएगा नाइट्रोजनेज का ये मेजर कंपोनेंट होता है, और इसके अलावा नाइट्रेट रिडक्टेज भी इसके बगैर काम नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पर अब क्वेश्चन कैसे करेगा एग्जामिनर, कैसे पूछेगा आपसे the deficiency of which of the following mineral element may affect nitrogen metabolism severely? किस मिनरल एलिमेंट की कमी से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सीवियरली अफेक्टेड होगा? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी दिया उसने मैग्नीज, ऑप्शन सी दिया मॉलिब्डेनम। आंसर इज मॉलिब्डेनम। ठीक है ना, फिर आते हैं क्लोरीन। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्लोराइड एनायन के। तो सोडियम पोटेशियम के साथ मिलके जो क्लोरीन जो होता है वो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में और एनाइन कैटाइन के बैलेंस को बनाए रखने में, आयनिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लोरीन जो होता है वो सोडियम पोटेशियम के साथ मिलकर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है, एनाइन कैटाइन के बैलेंस को बनाता है, प्लस और माइनस चार्ज के अंतर को भी ये मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाटर स्प्लिटिंग में मैंने कहा ना Mn मैग्नीज और क्लोरीन ये वाटर की स्प्लिटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैग्नीज एंड क्लोरीन ये पानी को तोड़ते हैं, वाटर को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में होता है। ठीक है, क्लियर? ये बगैर क्लोरीन के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि एनसीईआरटी में जितने भी मिनरल एलिमेंट जो है वो के बारे में बताया गया था, उन सब के रोल को देखा हमने समझते हुए, अच्छे समझ के, क्योंकि ऐसे यदि लाइनें पढ़ते ना तो याद ना होता, तो हमने समझा उसको मिनट के। अब
नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि मिनरल एलिमेंट की कमी के कारण क्या लक्षण देखने मिलते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए कि ये पका हुआ टमाटर है वो एक जगह से कट गया, फट गया वो टमाटर के, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है इसमें के? हम देखते हैं कि पत्ते, देखिए पत्तियों के किनारे जो है वो पीले पीले जो आप देखिए कि वो सूख रहे हैं के, लीफ जो है येलोइश हो रही है, किनारे उसके नेक्रोसिस हो रहे हैं, टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं के, तो वो क्यों हो रहे हैं? तो नेक्स्ट क्लास पर हमारा अगली क्लास में हमारा फोकस रहेगा कि कौन से मिनरल एलिमेंट, देखो इसके लेकिन एक काम है, उसके पहले आपको ये क्लास में जो बताया है वो अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है कि कौन सा मिनरल एलिमेंट क्या रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिफिशियंसी सिम्टम के ऊपर कि किस मिनरल एलिमेंट की कमी से क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.